डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सिटी मंटेसरी स्कूल सिवान के इस यूट्यूब चैनल पर आज के बायोलॉजी क्लास में, जिसमें हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे पहले वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता क्या है और उसके साथ ही साथ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है, जैसा कि मैंने अभी बताया था, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द मदर प्लांट सच एज रूट, स्टेम और लीव्स एक्सेप्ट सीड्स विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। यानी कि एक रिप्रोडक्शन का एक ऐसा प्रकार जिसमें कि नए प्लांट्स को मदर प्लांट के अंगों से, यानी कि पार्ट्स से, जैसे कि रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स हो गए, देखिए इनसे जो है प्रोड्यूस किया जाता है बिना किसी दूसरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का हेल्प लिए, जैसे कि सीड हो गया। तो फिर इसी प्रकार को, यानी कि रिप्रोडक्शन के इसी प्रकार को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। तो ये तो रहा डेफिनेशन। अब देखो यहाँ पे आगे क्या कहा जा रहा है, दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन प्लांट्स। तो ऐसा जो रिप्रोडक्शन का टाइप होता है, काइंड होता है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट के अंदर में ही होता है। आगे बताया जा रहा है, द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन्वॉल्व्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ वन और मोर बर्ड्स प्रेजेंट इन द पेरेंट प्लांट्स। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, इसमें जो है पेरेंट प्लांट के अंदर में जो बर्ड्स मौजूद होते हैं, चाहे एक बर्ड हो चाहे अधिक बर्ड हो, उन्हीं से जो है, उन्हीं का जो है डेवलपमेंट होता है और ग्रोथ होता है, और उसी के जरिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर में जो पेरेंट प्लांट होते हैं, उनके बॉडी पे जो बर्ड्स उत्पन्न होते हैं, उन्हीं बर्ड्स का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, और वही ग्रो करके जो है नए नए प्लांट्स में डेवलप कर जाते हैं, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। आगे बताया जा रहा है, अंडर फेवरेबल कंडीशंस दीज बर्ड्स ग्रो टू फॉर्म न्यू प्लांट्स। तो यहाँ पे आगे क्या बोला जा रहा है, जैसा कि अभी मैंने बताया था कि पेरेंट प्लांट के अंदर में मौजूद जो बर्ड्स होते हैं, चाहे एक हो या अधिक हो, उनका डेवलपमेंट होता है, उनका ग्रोथ होता है, जिसकी वजह से कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। तो जब उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, तो उसके बाद से क्या होता है कि यही जो बर्ड होते हैं, फेवरेबल कंडीशन रहने पर नए नए प्लांट्स को क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं। We can observe this vegetative propagation in grass, money plants, ब्रायोफाइलम, पोटैटो, रोज, ग्रेप्स एट्सेट्रा। तो यहाँ पे आगे कहा जा रहा है कि ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, इन सबको जो है हम लोग मनी प्लांट्स में, ग्रास में, ब्रायोफाइलम में, पोटैटो में, रोज में, ग्रेप्स वगैरह वगैरह में हम लोग देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में ही देख सकते हैं। तो ये आपने जाना कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है। अब हम जानते हैं आगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के प्रकार के बारे में। तो देखो, जैसा कि यहाँ पे आपके स्क्रीन पे कहा जा रहा है, देयर आर टू वेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, नेमली नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है दो तरीकों से हो सकते हैं। पहला है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और दूसरा है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो अब हम पहले जानते हैं कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है और किस प्रकार से होता है, और उसके बाद हम लोग जानेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में। तो देखिए यहाँ पे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में कहा जा रहा है, व्हेन पार्ट्स लाइक रूट्स, स्टेम्स, लीव्स आर इन्वॉल्व्ड इन रिप्रोडक्शन, इट इज कॉल्ड नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर रिप्रोडक्शन के अंदर में पौधों के रूट यानी कि जड़ें, स्टेम यानी कि तना, और लीव्स यानी कि पत्तियां भाग ले रहे हैं, तो फिर ये जो रिप्रोडक्शन का टाइप है, ये कहलाएगा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसके बाद कहा जा रहा है यहाँ पे, लेटेस्ट डिस्कस नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन डिटेल। तो अब हम लोग जो है, चलिए डिटेल में नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए जो है हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे
वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन ब्रायोफाइलम, यानी कि जो ब्रायोफाइलम प्लांट होता है उसके अंदर में उसके पत्तियों के जरिए यानी कि उसके लीफ के जरिए जो है किस प्रकार से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, ये हम लोग स्टडी करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे कहा जा रहा है, इन द लीव्स एंड स्टेम्स ऑफ ब्रायोफाइलम प्लांट्स देयर आर बर्ड्स विच कैन डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स, जैसा कि फिगर 3.11 में दिखाया होगा। तो ये मैं आप लोगों को बाद में दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है कि ब्रायोफाइलम का जो स्टेम होता है और लीफ होता है, ब्रायोफाइलम प्लांट के स्टेम और लिप्स के अंदर में बर्ड्स पाए जाते हैं जो कि नए नए प्लांट में बाद में डेवलप होते हैं। और वो पिक्चर में दिखाया हुआ है, उस पिक्चर को भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कुछ देर बाद। The leaves of bryophyllum plant possess a special type of bud along their margins. These buds may get detached from the leaves and grow to produce new bryophyllum plants. Sometimes, before a leaf drops off from the bryophyllum plant, the new plantlet start growing on it. When this plantlet falls on the ground, then each plantlets can grow into a new plants। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जो ब्रायोफाइलम प्लांट्स होते हैं उनके स्टेम और लिप्स में जो है बर्ड पाए जाते हैं जो कि बाद में नए नए प्लांट्स में डेवलप कर जाते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि ब्रायोफाइलम का जो लीफ होता है उसमें स्पेशल टाइप के बर्ड होते हैं, उनके मार्जिन मतलब किनारे की तरफ में जो है उसमें बर्ड्स पाए जाते हैं। और यही जो बर्ड होते हैं ये लीफ से डिटैच हो जाते हैं, यानी कि नीचे की तरफ में गिर जाते हैं, और गिरने के बाद से जो ज़मीन पर वो नए नए ब्रायोफाइलम प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि लीफ का जो है ब्रायोफाइलम प्लांट्स से नीचे गिरने के पहले ही, यानी कि जब वो लीफ जो है ब्रायोफाइलम प्लांट में लगा हुआ है तभी क्या होता है कि उस पत्ते के जो मार्जिन वाले एरिया होते हैं उधर की तरफ में जो बड होते हैं वहाँ से नए नए प्लांटलेट्स ग्रो करने स्टार्ट कर देते हैं। और जब ये प्लांटलेट्स जो है ग्राउंड पर गिरते हैं तो हर एक जो प्लांटलेट होता है वो नए नए प्लांट्स में जो है ग्रो करता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट के अंदर में कैसे ब्रायोफाइलम प्लांट के अंदर में कैसे होता है, ये आपने स्टडी किया। अब चलिए उसका मैं, जैसा कि मैंने कहा था कि 3.11 में जो डायग्राम दिया हुआ है उसको मैं दिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है पत्ता दिखाया हुआ है ब्रायोफाइलम का, और इस पत्ते के किनारे वाले जो एरिया जिसको हम मार्जिनल एरिया कहते हैं, जैसा कि मैं रेड से इंटरनल पार्ट बना दिया, इसके अंदर में जो है ये इंटरनल पार्ट हो गया पत्ते का। अब ये जो है मैं बाहर का हिस्सा बना देता हूँ, तो ये बाहर का हिस्सा हो गया। तो ये आपका जो है मार्जिनल एरिया, यानी कि जो है एक तरह से कह सकते हो कि पत्ते का जो किनारा है, यहाँ पे क्या होते हैं कि बहुत सारे बर्ड्स दिखाई दे रहे होंगे, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, एक इधर की तरफ में पत्ता के जैसा, इधर की तरफ में एक पत्ता के जैसा जो आपका निकला हुआ है, यही बर्ड हैं। और ये आगे चल के क्या होते हैं कि यहाँ से जो है नए नए प्लांटलेट्स यानी छोटे छोटे पौधे, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे जो है देख सकते हो आप कि यहाँ पे जो देखो, एक बार फिर से मैं समझाता हूँ कि प्लांटलेट्स का जो मार्जिनल एरिया है यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे नोड्स होते हैं, ठीक है, और उन्हीं नोड्स में से क्या होता है कि बड होते हैं, और उन्हीं बड में से क्या होता है कि नए नए प्लांटलेट्स ग्रो करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, ये एक प्लांटलेट हो गया, ये एक प्लांटलेट हो गया, और ये एक प्लांटलेट है। तो ये जो प्लांटलेट्स मार्जिनल एरिया में ब्रायोफाइलम के लीफ के मार्जिनल एरिया में ग्रो कर रहे हैं, यही प्लांटलेट्स क्या होते हैं कि जब फॉल डाउन होते हैं ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड पे जो है ये ग्रो करते हैं, और इस प्रकार से ब्रायोफाइलम प्लांट के जो है नए नए पौधे जमीन के ऊपर उग जाते हैं। और इस प्रकार से आपने देखा कि लीफ के जरिए ब्रायोफाइलम में किस प्रकार से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। अब इसके बाद जो है हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट एंड स्वीट पोटैटो स्टडी करेंगे, यानी कि हिंदी में कह सकते हैं हम लोग कि स्वीट पोटैटो, यानी कि जिसको हम लोग शकरकंद कहते हैं, ठीक है, और दूसरा की पोटैटो जिसको कि हम लोग आलू बोलते हैं हिंदी में। तो उसके अंदर में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, किस प्रकार से जो है रूट, देखो ये जो पोटैटो है इसमें जो है आपका स्टेम के जरिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, और जो ये स्वीट पोटैटो है यानी कि कौन जिसको बोलते हैं हम लोग, शकरकंद कहते हैं हम लोग, तो उसके अंदर में हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ेंगे, और वो हम लोग पढ़ेंगे रूट के माध्यम से। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो जैसा कि यहाँ पे कहा जा रहा है, सम प्लांट्स प्रोपेगेट बाय यूजिंग ट्यूबर्स, द ट्यूबर्स आर मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम्स और रूट्स, द ट्यूबर हैज stored food
द ट्यूबर हैज अ नंबर ऑफ बर्ड्स कॉल्ड आईज. Each eye grows into a new plants when planted in the soil in growing season. Potato is a stem tuber whereas sweet potato is a root tuber. तो देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कुछ प्लांट जो होते हैं वो अपने ट्यूबर का यूज करके प्रोपेगेट करते हैं, यानी कि जो है अपने जैसे नए नए प्लांटलेट्स को जो है प्लांटलेट्स कहने का मतलब कि नए नए प्लांट्स को जो है ग्रो करवाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. आगे बताया जा रहा है कि ये जो ट्यूबर होते हैं एक्चुअली ये जो है मॉडिफाइड अंडरग्राउंड या तो स्टेम होते हैं नहीं तो रूट होते हैं. ये दो प्रकार से हो सकते हैं. हो सकता है कि मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम हो ये ट्यूबर, या फिर हो सकता है कि ट्यूबर जो होता है वो अंडरग्राउंड मॉडिफाइड रूट्स हो. तो ये जो ट्यूबर होते हैं इनके अंदर में क्या होता है कि स्टोर्ड फूड होता है, यानी कि जो है ये स्टार्च को जो है उसमें जमा करके रखते हैं ताकि जो है बाद में उसका यूज किया जा सके. साथ ही साथ देखो ध्यान दो कि ये जो ट्यूबर होते हैं इनमें बहुत सारे बर्ड्स होते हैं जिनको कि हम लोग आँख बोलते हैं. जैसा कि आप लोगों ने आलू का आँख नाम सुना होगा कि आँख को ही हम लोग जो है जमीन के अंदर में गाड़ देते हैं आलू का, और फिर वो जो है आपका वहाँ से नए नए प्लांट्स उगते हैं. तो आँख मतलब बर्ड्स, ठीक है. प्रत्येक ये जो आँख होता है, आई होता है, ये जो है नए नए प्लांट को ग्रो कराता है. जब उसको जो है हम लोग ग्रोइंग सीजन है, यानी कि जो समय जो है जिस यानी कि आलू को रोप रहे हो या फिर आप स्वीट पोटैटो को रोप रहे हो या किसी भी प्रकार के आप दूसरे भी ट्यूबर को प्रोपेगेट करवाने का प्रयास कर रहे हो, तो वो ग्रोइंग सीजन में आप करते हो और सॉइल के अंदर में प्लांट करते हो, तो उसमें जो बर्ड्स होते हैं यानी कि जो आई होते हैं वो वहाँ से नए नए प्लांट्स ग्रो करते हैं. पोटैटो जो है वो एक स्टेम ट्यूबर होता है, जबकि स्वीट पोटैटो जो है वो एक रूट ट्यूबर होता है. यानी कि सिंपल आप याद रखना कि जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि पोटैटो का प्रोपेगेशन उसके किस भाग से होता है, ऑप्शन में दे देगा कि स्टेम, लीफ, रूट, ठीक है, लीफ. तो फिर आप क्या आंसर करोगे? तो आपको आंसर करना है वहाँ पे स्टेम से, यानी कि स्टेम से जो है पोटैटो प्लांट्स में से पोटैटो प्लांट का जो है एक नया पौधा प्रोड्यूस होता है. दूसरा, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि स्वीट पोटैटो का प्रोपेगेशन किसके माध्यम से होता है, उसके किस भाग से होता है, ऑप्शन में दे देगा आपको रूट, स्टेम दे देगा, फ्लावर दे देगा, ठीक है, लीफ दे देगा. तो यहाँ पर आप आंसर क्या करोगे? तो यहाँ पर आप आंसर करोगे रूट के माध्यम से. स्वीट पोटैटो जो होता है वो खुद भी एक रूट है जो कि अपने अंदर में फूड को स्टोर करने के लिए मॉडिफाइड हो गया होता है, जमीन के अंदर होता है, अंडरग्राउंड होता है. इस वजह से उसको हम लोग ट्यूबर बोलते हैं, यानी कि रूट ट्यूबर बोलते हैं. और उसी प्रकार से स्टेम ट्यूबर हम लोग पोटैटो को क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये जो है एक मॉडिफाइड स्टेम होता है जो कि अंडरग्राउंड होता है और ये स्टार्च को जो है स्टोर करने का काम करता है. तो आपने जाना कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पोटैटो के अंदर में उसके स्टेम ट्यूबर के माध्यम से होता है, जबकि स्वीट पोटैटो में जो है उसके रूट ट्यूबर के माध्यम से होता है. चलिए अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ और भी फैक्ट्स. चलो यहाँ पे यहाँ इसका जो है डायग्राम दिया हुआ है, तो इसका डायग्राम भी हम लोग देख लेते हैं. जैसा कि यहाँ पर जो है ट्यूबर के बारे में दिया हुआ है, पोटैटो ट्यूबर के बारे में, जैसा कि देख सकते हो ये एक क्या है, ये एक आलू है, यानी कि एक पोटैटो है. ओके, अब इस पोटैटो पे क्या होता है कि कहीं कहीं पे आप लोगों को जो अंदर की तरफ में धंसा हुआ भाग दिखाई देता है आलू के अंदर में. तो ये जो धंसे हुए भाग होते हैं गोल गोल से दिखाई देंगे आपको, तो वो एक्चुअली जो है उसके बर्ड हैं जिसको कि हम लोग अपने भाषा में आँख बोलते हैं. तो इस बर्ड में से क्या होता है कि ये जो बर्ड है वो जर्मिनेट होता है, तो उसमें से नए नए यंग प्लांटलेट्स निकलते हैं जर्मिनेट होने के बाद से, और फिर उनका जो है सूट सिस्टम निकलता है, फिर रूट सिस्टम निकलता है, और दोनों जो है अपना अपना डेवलपमेंट करते हैं, एक ज़मीन के ऊपर और एक ज़मीन के नीचे अंदर की तरफ में, और फिर इस प्रकार से जो है वो एक नया पौधा में बदल जाता है. तो इस प्रकार से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है एक प्लांट मतलब पोटैटो प्लांट के पोटैटो ट्यूबर के माध्यम से. यहाँ पर भी वही डायग्राम दिखाया हुआ है. यहाँ पर जो है रियल में एक पिक्चर दिखाया हुआ है, जबकि यहाँ पर उसका डायग्राम दिखाया हुआ है. और
जो शकरकंद होता है उसके उससे भी आप लोग वाकिफ़ हो, जानते हो उसको भी कि कोन जो है वो आपका आलू की तरह ही थोड़ा सा दिखेगा। आलू की तरह इन द सेंस कि जिस प्रकार से आलू को हम उबालने के बाद से देखते हैं तो कुछ ऐसा ही वो भी दिखाई देता है। बट ये जो नॉर्मली जो साइज होता है आलू का वो थोड़ा छोटा होता है और थोड़ा गोल का गोल शेप मतलब स्फेरिकल होगा, या फिर जो है आपको ये कुछ ओवल शेप देखने को मिलता है। बट वो जो होता है थोड़ा सा कोनिकल शेप का होता है, रूट की तरह नॉर्मल दिखाई देता है कोन। तो दोनों तो देखने में लगभग लगभग एक ही जैसे होते हैं, थोड़ा सा जो मैंने शेप का डिफरेंस बताया कुछ वही डिफरेंस है, ठीक है। और हो सकता है कि थोड़ा सा कलर का भी डिफरेंस आए, हो सकता है कि कलर में भी डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आलू के जो है कई वेराइटी होते हैं और कोन के भी जो है नॉर्मली कुछ वेराइटीज होते हैं, तो कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी जो दोनों में है वो ट्यूबर के माध्यम से होता है। अंतर यही है कि पोटैटो में आप लोग याद रखेंगे उसका स्टेम ट्यूबर होता है, जबकि स्वीट पोटैटो में रूट ट्यूबर होता है, क्योंकि ये जो कोन होता है स्वीट पोटैटो होता है वो खुद भी एक रूट है। अब हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे, तो जैसा कि आप लोग अपने अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो एक एक्टिविटी जिसका कि जो कि 3.5 है। तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन सॉरी ये जो एक्टिविटी है इसका शीर्षक है टू स्टडी द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑफ पोटैटो, यानी कि पोटैटो के वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का हम लोग स्टडी करेंगे। तो स्टडी करने के लिए प्रोसीजर होता है और प्रोसीजर में हम लोग देखते हैं कि स्टेप नंबर 1 क्या है। तो स्टेप नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, टेक अ पोटैटो एंड ऑब्जर्व इट्स सरफेस। तो हमको क्या करना है, एक आलू लेना है और उसके सरफेस को देखना है। दूसरा स्टेप कह रहा है यहाँ पे कैन नोचेस बी सीन। अब उसमें जो है आपको नोच देखना है, जिसको मैं नोड बोल रहा था, बड बोल रहा था, आई बोल रहा था। तो आप लोगों को देखना है कि क्या उस पर जो है आप लोगों को उस पर नोच दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये नोच है, यहाँ पर जो दिख रहा है ये नोच हो गया, ये जो है आपका नोच हो गया, यहाँ पर जो देख रहे हो ये नोच हो गया, ठीक है। तो आपको देखना है कि उस पर जो है आंखें दिखाई देती हैं कि नहीं दिखाई देती हैं, बर्ड्स दिखाई देते हैं या नहीं देते हैं, ठीक है। अब स्टेप नंबर 3 क्या है, कट द पोटैटो इनटू ए स्मॉल पीसेज सच दैट सम पीसेज कंटेन अ नोच और बड एंड सम डू नॉट। तो इसके बाद से स्टेप नंबर 3 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस प्रयोग के लिए। हमको क्या करना है कि उस पोटैटो को काटना है। अब इस प्रकार से छोटे छोटे पीसेज में जो है पोटैटो को काटना है हमें कि उसके कुछ टुकड़ों में जो है नोच यानी कि बड हो और कुछ में नहीं हो। इसके बाद से चौथा स्टेप क्या है, तो चौथा स्टेप है स्प्रेड सम कॉटन ऑन अ ट्रे एंड वेट इट। तो हमें अब क्या करना है कि ट्रे पर मतलब ट्रे के ऊपर जो है कुछ कॉटन लेना है, ठीक है। और लेने के बाद से क्या करना है कि उसको हमें भिगा लेना है। अब पांचवा स्टेप आएंगे, तो पांचवा स्टेप है प्लेस द पोटैटो पीसेज ऑन दिस कॉटन। तो जब हमने कॉटन को जो है भिगा लिया हुआ है तो पांचवें स्टेप में क्या करेंगे, पोटैटो का जो पीस है, टुकड़ा है, उनको हम लोग कॉटन के ऊपर डाल देते हैं, रख देते हैं। अब रखने के बाद से छठा स्टेप देखते हैं। तो छठा स्टेप यहाँ पे दिया जा रहा है, एक मिनट, छठा स्टेप आ गया, चलो छठा स्टेप यहाँ पे दिया जा रहा है नोट वेयर द पीसेज विद द बर्ड्स आर प्लेस्ड। तो हमें अब ये भी नोट कर लेना है कि ये जो पीस दिए हुए हैं मतलब कि पोटैटो के पीसेज हैं जिसमें कि बर्ड है, उनको हम लोग कहाँ पर रखे हैं, यानी कहाँ पर वो रखा हुआ है। सातवां स्टेप देखते हैं। तो सातवां स्टेप यहाँ पे हो जाएगा ऑब्जर्व चेंजेस टेकिंग प्लेस इन दिस पोटैटो पीसेज ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब हमें जब हमने जो है बर्ड वाले पीसेज को हमने जब रख दिया है कॉटन के ऊपर, तो अब हमें देखना है कि अगले कुछ दिनों के अंदर में जो है, यानी कि अगले कुछ दिनों तक इन पोटैटो के पीसेज के अंदर में क्या क्या चेंजेस होते हैं। ये सातवां स्टेप है। अब आठवां स्टेप देखते हैं। तो आठवां स्टेप में कहा जा रहा है मेक श्योर दैट द कॉटन इज केप्ट मॉइस्टन। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि कॉटन जो है कॉटन जो है वो मॉइस्चर वाला हो, यानी कि उसमें जो है कुछ ना कुछ मॉइस्ट हो, उसमें नमी जो है ये ध्यान रखना है कि हो, नहीं तो फिर हमें जो है उसमें मॉइस्ट डालना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। ऐसा इन्वायरमेंट जरूरी है ताकि वो जो है बर्ड जो है वो जर्मिनेट हो, और जर्मिनेट हो तो उनसे नए नए प्लांटलेट्स निकले। तो इसलिए मॉइस्चर का होना वहाँ पे बेहद आवश्यक है। तो इसके लिए आप लोग श्योर रहेंगे। अब लास्ट स्टेप है आइडेंटिफाई द पोटैटो पीसेज दैट गिव राइज टू फ्रेश ग्रीन शूट्स एंड रूट्स। तो
तो इसके बाद से अब हमें जो है पहचानना है कि वो कौन से पोटैटो के पीस हैं जिनसे कि हरे भरे सूट सिस्टम, फ्रेश हरे भरे जो है सूट सिस्टम और रूट सिस्टम जो है डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद से हम देखते हैं कि हम लोग ने क्या क्या चीज़ें देखा हुआ है, यानी कि इसका स्टडी, यानी कि इसका ऑब्जर्वेशन। द पोटैटो पीसेज हैविंग अ नंबर ऑफ आइज ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। तो यहाँ पे हम लोग यही ऑब्जर्व करते हैं कि पोटैटो के जिस पीस में आइज थे वो जो है उन आइज से नए नए प्लांटेट्स को डेवलप करता है, यानी कि जिस पोटैटो के पीस में आँखें थी उस पोटैटो के पीस से नए नए प्लांट्स ग्रो करते हैं, और जिस पोटैटो के पीस में नंबर ऑफ आइज नहीं थे उनमें से नए नए प्लांट्स ग्रो नहीं करते हैं। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग स्टडी करेंगे आगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन मनी प्लांट, कि मनी प्लांट में जो है किस प्रकार से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है द मनी प्लांट्स प्रोपेगेट्स बाय यूजिंग स्टेम, यानी कि जो है मनी प्लांट अपने स्टेम का उपयोग करके अपना प्रोपेगेशन करता है। द स्टेम ऑफ मनी प्लांट्स शुड बी कट in such a way that it contains at least one leaf in it। तो अब हमें क्या ध्यान देना है, हमें ध्यान देना है कि मनी प्लांट का जो स्टेम है उसको कुछ इस प्रकार से काटना चाहिए ताकि जो है जो हमने काटा हुआ है उसके टुकड़े में, काटे हुए टुकड़े में जो है कम से कम तो एक पत्ता जरूर हो। तो ये हमें ध्यान देना है। वन एंड ऑफ सच स्टेम इज डिप्ड इन वाटर, the new roots will appear from the dipped end after a few days। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो स्टेम हमने काटा हुआ है जिसमें कि एक लीफ कम से कम है, उसकी एक एंड को हम लोग पानी में डुबा देते हैं। अब हम क्या देखते हैं, तो हम यही देखेंगे कि नए नए जो रूट्स होते हैं वो कुछ ही दिनों के बाद से डुबाए हुए एंड से निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, अपीयर हो जाएंगे। Later, the piece of stem will gradually grow into a new money plant। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि पहले जब हम लोग पानी में स्टेम के एक एंड को डुबाएंगे तो उस एंड से कुछ दिनों के बाद से रूट निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, नए नए रूट निकल जाएंगे, और बाद में स्टेम का जो पीस है वो धीरे धीरे एक नए मनी प्लांट के रूप में जो है ग्रो करना स्टार्ट कर देगा और फिर जो है वो डेवलप हो जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो इस पिक्चर के अंदर में जो है ये मनी प्लांट के अंदर में कैसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है इस बात को दर्शाया गया है। यानी कि यहाँ पे क्या किया गया कि एक छोटा सा टुकड़ा जो है आपका मनी प्लांट का काटा गया है, जिसमें कि आपके जो है कुछ पत्ते यहाँ पर हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि इसके अंदर में जो है कुछ पत्ते हैं, और इसको क्या किया गया है कि इसके एक भाग को जो है पानी के अंदर में ले जाकर के डाल दिया गया है, और जिस भाग को यानी कि जिस एंड को पानी के अंदर में डाला गया है वहाँ से बहुत सारे रूट निकल जाते हैं, और इस प्रकार से ये जो स्टेम था वो धीरे धीरे एक मनी प्लांट के रूप में ग्रो कर जाता है। अब फिर हम एक एक्टिविटी करेंगे, सॉरी यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रहा है, ओके। तो अब जो है हम लोग एक और एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी 3.6। इस एक्टिविटी का शीर्षक है टू डेमोन्स्ट्रेट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन मनी प्लांट्स, यानी कि हम लोग जो है अब मनी प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस प्रकार से होता है इसका डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, इसका जो है एक प्रदर्शन करेंगे। तो प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर में हम लोग देख लेते हैं। स्टेप नंबर 1 कि हमें क्या करना है कि पहले तो कोई एक मनी प्लांट को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद सेकेंड स्टेप है हमारा कट सम पीसेज सच दैट दे कंटेन एट लीस्ट वन लीफ। तो दूसरा स्टेप में हमें क्या करना है कि उस मनी प्लांट का कुछ टुकड़ा काटना है, इस प्रकार से काटना है कि उन टुकड़ों में कम से कम एक पत्ता जरूर हो। तो थर्ड स्टेप देखते हैं। थर्ड स्टेप है कट आउट सम अदर पोर्शन बिटवीन टू लीव्स। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि दो पत्तियों के बीच का जो है स्टेम का कुछ भाग, यानी मनी प्लांट के स्टेम का कुछ भाग हम लोग काट लेते हैं जिसमें कि पत्ता नहीं हो।
अब क्या करते हैं, डीप वन एंड ऑफ ऑल दीज पीसेज इन वाटर। अभी हमने जितने भी टुकड़े किए हुए हैं मनी प्लांट का, उनमें से एक एक एंड हम लोग पानी के अंदर में डुबा देते हैं, डिप कर देते हैं। सो पांचवा स्टेप देखते हैं। तो पांचवा स्टेप है ऑब्जर्व ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, यानी कि अगले कुछ दिन हम लोग जो है ऑब्जर्व करते हैं कि इनमें ये जो हमने सिस्टम बनाया हुआ है इसके अंदर में क्या चेंजेज आते हैं, इस अरेंजमेंट में क्या बदलाव देखने को मिलता है। सो सिक्स्थ स्टेप, विच वन ग्रो एंड गिव राइज टू फ्रेश लीफ। तो अब हमें ये देखना है कि कौन सा पत्ता है, सॉरी कौन सा जो है स्टेम का पार्ट है जो कि ग्रो करता है और फिर नए नए पत्तियों को जो है, नए फ्रेश पत्तियों को जो है ग्रो कराता है, गिव राइज देता है, यानी कि जन्म देता है, प्रोड्यूस करता है। अब देखते हैं हमारा सातवां स्टेप क्या होगा। तो हमारा सातवां स्टेप हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ, सातवां स्टेप है व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन, यानी कि इसमें हमें अब नोट करना है, हमें जो है अब निष्कर्ष निकालना है। तो यहाँ पे सातवां स्टेप यही है कि आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं अपने ऑब्जर्वेशन से। तो पहले देख लेते हैं कि ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखा और उसके बाद से हम लोग निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन निकालते हैं। तो ऑब्जर्वेशन में देखते हैं पहला, अ यंग शूट अराइजेज फ्रॉम द नोड ऑफ द स्टेम वेयर एज नो शूट अराइजेज फ्रॉम द स्टेम इंटर नोड। तो देखो यहाँ पे क्या क्या कहा जा रहा है कि जो स्टेम हमने कट किया हुआ था, स्टेम का जो हमने टुकड़ा टुकड़ा किया हुआ था, उसमें से वो स्टेम जिसमें कि नोड थे, तो उन स्टेम के नोड्स से जो है एक यंग शूट अराइज होता है, जबकि जो कि इंटर नोड था तो उस वाले स्टेम से जो है कोई भी शूट अराइज नहीं होता है। सो यहाँ पर हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं, हम लोग जो है क्या निष्कर्ष निकालते हैं, क्या कंक्लूजन निकालते हैं, देखते हैं। वी कैन कंक्लूड दैट द presence of a node in stem cutting is needed for the appearance of roots and young shoot। तो यहाँ पर हम यही निष्कर्ष निकालते हैं कि किसी काटे हुए स्टेम में, यानी कि स्टेम कटिंग के अंदर में जो है जो नोड प्रेजेंट होता है वो आवश्यक है किसी उस पार्ट से जो है रूट्स और यंग शूट के अपीयरेंस के लिए, यानी कि उनके जो है प्रोड्यूस होने के लिए। तो अभी हमने जो है स्टडी किया कि मनी प्लांट का जो पौधा होता है उसमें किस प्रकार से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टडी करना आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है, जो कि प्रोपेगेशन का सेकंड टाइप है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और वो एक्चुअली है क्या। तो जैसा कि उसका पहला जो है बारे में जानते हैं, द रिप्रोडक्शन विच इज मैन मेड एंड डेवलप्ड बाई प्लांट ग्रोवर्स और हॉर्टिकल्चरिस्ट फॉर कमर्शियल पर्पस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसा रिप्रोडक्शन जो कि मैनमेड हो, यानी कि मानव निर्मित हो, आदमी के द्वारा जो किया जाता हो और वो डेवलप किया जाता है खास करके प्लांट ग्रोवर के द्वारा या फिर हॉर्टिकल्चरिस्ट जो होते हैं उनके द्वारा, और वो भी किस लिए, तो वो भी आपका जो है कमर्शियल पर्पस के, यानी कि जो आपका वाणिज्यिक मकसद से। तो इसको हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। मैनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम वन प्लांट यूजिंग आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन, दस वी कैन डिफाइन आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन एज। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बहुत सारे प्लांट जो हैं वो एक प्लांट्स से आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन का उपयोग करके उगाए जा सके हैं, और इस प्रकार से हम लोग आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन का डेफिनेशन बता सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग मैनी प्लांट्स फ्रॉम वन प्लांट बाई मैन मेड मेथड्स इज कॉल्ड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि एक प्लांट से बहुत सारे नए नए प्लांट्स का मैन मेड मेथड से, यानी कि मानव निर्मित तरीकों से उगाना ही कहलाता है आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, मैंने कहा है द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग मैनी प्लांट्स फ्रॉम वन प्लांट बाई मैन मेड मेथड्स इज कॉल्ड आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन।
यानी कि हम लोग इसको हिंदी में कह सकते हैं कि एक प्लांट्स से मानव निर्मित तरीकों के माध्यम से बहुत सारे प्लांटलेट्स के ग्रो करने का प्रोसेस आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन कहलाता है। अब देखते हैं कि आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन में कौन कौन से जो है तरीके आते हैं। तो इसके अंदर में आता है कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। तो अब हम स्टडी करेंगे इन तीनों का एक एक करके। अभी हम लोग जो है कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इन सभी मेथड्स का जो हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टडी करना कटिंग के बारे में कि कटिंग जो है वो क्या होता है और किस प्रकार से इसके अंदर में जो है प्रक्रिया आगे बढ़ती है। यहाँ पे कहा जा रहा है व्हेन अ स्मॉल पीस ऑफ एनी प्लांट ऑर्गन इज यूज्ड फॉर प्रोपेगेशन देन इट इज कॉल्ड कटिंग। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। मैंने कहा व्हेन अ स्मॉल पीस ऑफ एनी प्लांट ऑर्गन इज यूज्ड फॉर प्रोपेगेशन देन इट इज कॉल्ड कटिंग। तो कटिंग का हम लोग डेफिनेशन क्या बताएंगे? हम लोग कटिंग का डेफिनेशन बताएंगे कि जब किसी पौधे के छोटे भाग का उपयोग करते हैं हम लोग प्रोपेगेशन के लिए, तो इसी को हम लोग कहते हैं कटिंग। चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो रूट हो, चाहे वो लीफ हो। अगर हम लोग किसी भी पौधे के एक अंग का उपयोग करते हैं, अंग के छोटे से हिस्से का टुकड़े का उपयोग करते हैं हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, तो उसको हम लोग कटिंग कहेंगे। यानी कि जो है ये स्टेम कटिंग, यानी कटिंग का भी अलग अलग तरीका हो सकता है, इसका प्रकार हो सकता है कि स्टेम कटिंग हो सकता है कि लीफ कटिंग हो, ठीक है, हो सकता है कि वो जो आपका रूट कटिंग हो। तो ये अलग अलग प्रकार का कटिंग हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि प्लांट का कौन सा ऑर्गन जो है हमने काटा हुआ है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा काटा हुआ है और उससे जो है हम लोग एक नए प्लांट का प्रोपेगेशन करवा रहे हैं। तो ये आपका कटिंग का डेफिनेशन और साथ साथ जो है उसके प्रकार के बारे में मैंने कुछ चीज़ें बताया। आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। इन दिस मेथड द पेरेंट प्लांट having some bud on its stem is cut and its lower part is buried in the moist soil. After a few days it gives rise to a stem and root and shoot buds. Thus a new plant is formed from cutting. The parts like grapes, rose, sugar cane, bougainvillea, क्राइसैंथेमस एटसेट्रा। एक सेकेंड वेट करो। आर प्रोपेगेटेड बाई दिस मेथड। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या चीज़ें आप लोगों को जो है बताया जा रहा था। यहाँ पे आप लोगों को बताया जा रहा था, एक सेकेंड, एक मिनट, चलो। तो यहाँ पे आप लोगों को बताया जा रहा था कि इस मेथड में क्या होता है कि जो पेरेंट प्लांट होते हैं उनके स्टेम को जो है काट लिया जाता है। ऐसे स्टेम को काट लिया जाता है जिस पर कुछ बड हो। अब जब काट लेते हैं तो उस स्टेम को हम क्या करते हैं, देखो आप स्टेम ही नहीं, आप दूसरे भी पार्ट को काट सकते हो जिसमें कि बड हो, ठीक है। तो स्टेम को काटने के बाद से या फिर दूसरे जो पार्ट्स हैं, मैं जब भी स्टेम बोलता हूँ तो आप कुछ और भी समझ सकते हो जिसमें कि बड हो, ठीक है। तो हम काटने के बाद से क्या करते हैं कि उसके जो लोअर पार्ट होते हैं उनको हम लोग एक नमी वाले मिट्टी के अंदर में बरीड कर देते हैं, यानी कि जो है उसको दबा देते हैं, उसको जो है अंदर धंसा देते हैं। और कुछ दिनों के बाद से हम देखते हैं कि उसका जो रूट है और सूट है, ठीक है, बड से जो है आपका वहाँ से नए रूट और सूट जो है आपके निकलना स्टार्ट कर जाते हैं। और इस प्रकार से जो है एक नया प्लांट कटिंग के द्वारा बन जाता है, क्रिएट हो जाता है। अब इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, तो इसका उपयोग जो है कुछ प्लांट जैसे कि ग्रेप हो गया, यानी कि जो है अंगूर हो गया, ये जो आपका रोज यानी गुलाब का फूल होता है, ये शुगर केन यानी कि जो ईंख हो गया, बोगनवेलिया होता है, क्राइसैंथेमस होता है, ठीक है। तो इन सभी पौधों के अंदर में जो है इस मेथड का उपयोग किया जाता है प्रोपेगेशन के लिए। जैसा कि यहाँ पर एक डायग्राम में भी आप देख सकते हो, इस डायग्राम में आप लोगों को जो यही चीज़ें दिखाया हुआ है कि यहाँ पर एक प्लांट है, ठीक है, और इस प्लांट में आप देख सकते हो, इस प्लांट के अंदर में क्या किया गया है कि एक आपका जो है इसका स्टेम का पार्ट काट लिया गया है, जिसमें कि बहुत सारे यहाँ पर देख सकते हो आप लोगों को जो है बर्ड दिखाई दे रहे हैं। तो इस स्टेम को काटने के बाद से क्या किया गया है कि इसका जो नीचे वाला पार्ट है, इस पार्ट को यहाँ पर ला करके जो है एक मोइस्ट मिट्टी में, यानी कि सॉइल के अंदर में, जिसमें कंपोस्ट हो यानी खाद और मिट्टी हो,
सॉरी खाद पानी मिट्टी तीनों हो, तो उसमें जो है डाल दिया गया है। अब क्या होता है कि इसके जो बर्ड हैं वो आगे ग्रो करते हैं, और जो आपका लोअर पार्ट था स्टेम का, वहाँ से क्या होता है कि नए नए जो है रूट डेवलप कर जाते हैं, और इस प्रकार से ये जो कटिंग था, इस कटिंग से जो है एक नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है, प्रोपेगेट हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कटिंग के माध्यम से किस तरीके से जो आपका, एक सेकेंड, हाँ, किस तरीके से जो है इसका प्रोपेगेशन होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर रोज के बारे में दिया हुआ है, उसका भी स्टेम काट करके आप लगा सकते हो, ठीक है। या फिर यहाँ पे जो आपका क्राइसेंथेमम दिया हुआ है, ठीक है, या फिर जहाँ पे शुगर केन का दिया हुआ है, तो इन सब के स्टेम को जो है काट करके हम लोग लगा सकते हैं। अब बात करेंगे हम लोग लेयरिंग के बारे में, ठीक है। तो चलिए जानते हैं हम लोग लेयरिंग के बारे में। एक सेकेंड वेट करो। The process of artificial induction of roots on the stem branches before they are detached from the parent plant for propagation is known as layering। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पे दिया हुआ है द प्रोसेस, एक मिनट क्या दिक्कत है, और देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, चूँकि ये जो वीडियो है ये मैं शूट कर रहा हूँ मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप से नहीं है, चूँकि लैपटॉप में कुछ दिक्कतें हैं। सो यही कारण है कि कुछ दिक्कत आएगा। पहले जो लैपटॉप के माध्यम से जो वीडियोज़ बनते थे वो आप लोगों को जो कुछ अच्छे दिखाई देते होंगे, इसमें कुछ चीज़ें आप लोगों को दिक्कत महसूस होगा, तो उतना आप लोगों को बियर करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहे हैं और लाइट का भी यूसेज है। तो इस वजह से ये जो वीडियो है ये मैं शूट कर रहा हूँ मोबाइल के माध्यम से। और आपने देखा होगा पिछले 2 दिनों में मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था, क्योंकि लाइट और टेक्निकल जो इश्यूज थे उनको लेकर के वीडियो शूटिंग में दिक्कत हो रहा था। सो एक बार फिर से मैं लेयरिंग का डेफिनेशन बता दूं आप लोगों को। यहाँ पे कहा जा रहा है द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल इंडक्शन ऑफ रूट्स ऑन द स्टेम ब्रांचेज बिफोर दे आर डिटेच्ड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट फॉर प्रोपेगेशन इज नोन एज लेयरिंग। तो यहाँ पे देखो लेयरिंग के अंदर में क्या होता है, लेयरिंग के अंदर में क्या होता है कि जो रूट होते हैं, ठीक है, एक्चुअली जो इसमें क्या होता है कि जो स्टेम ब्रांच होते हैं, सॉरी मैंने रूट बोल दिया था, इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट होते हैं उनके जो स्टेम ब्रांचेज होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं कि ज़मीन के अंदर में धंसा देते हैं, और धंसाने के बाद से क्या होता है कि इसमें जो है आपका आर्टिफिशियल तरीके से जो है नए नए रूट्स निकल जाते हैं। और जब वो निकल जाते हैं उसके बाद से जो है पेरेंट प्लांट से उनको डिटेच कर दिया जाता है ताकि जो है प्रोपेगेशन हो सके। तो इसी को हम लोग कहते हैं लेयरिंग। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि प्रोपेगेशन के लिए पेरेंट प्लांट से अलग होने के पहले ही स्टेम ब्रांच से हम लोग नए आर्टिफिशियल तरीके से जो है रूट का इंडक्शन कराते हैं, यानी कि रूट को जो हम लोग प्रोड्यूस कराते हैं, और इस प्रकार से जो है नए प्लांट्स क्रिएट होते हैं। तो ये आपका कहलाता है लेयरिंग। अब देखते हैं इस प्रोसेस में क्या होता है। जैसा कि मैंने शॉर्ट में तो आप लोगों को बता दिया था डेफिनेशन के माध्यम से, बट आगे हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है इन दिस मेथड अ ब्रांच ऑफ द प्लांट इज पुल्ड towards the ground and is covered with moist soil, layering the tip of the branch exposed above the ground. After some days, new roots are formed to develop from part of the branch buried in the soil. The branch is cut off the parent plant and develop into new plant. The plant like lemon, guava, orange, jasmine, raspberry, bougainvillea, hibiscus etc. are propagated by this method। तो यहाँ पे देखो इस मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो प्लांट होता है उसके किसी एक जो ब्रांच होता है, यानी कि स्टेम ब्रांच होता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि ज़मीन की तरफ में, ग्राउंड की तरफ में जो उसको हम लोग खींचते हैं, और खींचने के बाद से उसको क्या करते हैं कि मोइस्ट मिट्टी से जो है उसको हम लोग कवर कर देते हैं। और कवर करने के बाद क्या कर देते हैं कि जो ब्रांच का टिप है, ठीक है, उसको जो है ज़मीन के ऊपर खुला हुआ छोड़ देते हैं, एक्सपोज्ड स्टेट में जो है उसको हम लोग छोड़ देते हैं। और कुछ दिनों के बाद से हम देखते हैं कि ये जो प्लांट का पार्ट है जो कि ज़मीन के अंदर में धंसा हुआ होता है, उसमें से जो है नए नए रूट्स डेवलप कर जाते हैं। और फिर क्या होता है कि उसको हम लोग जो पेरेंट प्लांट है
उसके शरीर से हम लोग काट लेते हैं, बाहर हटा लेते हैं, निकाल लेते हैं, और फिर ये जो है एक नए प्लांट के रूप में डेवलप कर जाता है। तो ये तरीका था आपका लेयरिंग का। अब देखते हैं कि ये किस में होता है। तो ये कुछ प्लांट में होता है, जैसे कि लेमन हो गया, गुआवा है, ऑरेंज है, जैस्मिन है, रेस्पबेरी है, या फिर बोगनवेलिया है, हिबिस्कस है। तो इन सभी पौधों के अंदर में जो है इस मेथड का उपयोग करके हम लोग प्रोपेगेशन करते हैं। जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया हुआ है, इस डायग्राम में चलिए आप लोग इस डायग्राम के माध्यम से भी आप समझ सकते हो। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक आपका जो है जैस्मिन का प्लांट दिया हुआ है, और उसके एक स्टेम को आप देख सकते हो कि जमीन के अंदर जो है उसको कवर कर दिया गया है। और फिर जैसे ही इस स्टेम के अंदर में जो है बहुत सारे नए नए रूट्स डेवलप कर जाते हैं, इनको हम क्या करते हैं कि यहाँ से काट लेते हैं, और काट लेते हैं तो या फिर यहाँ से काट लेते हैं, और इस प्रकार से क्या होता है कि ये एक नया प्लांट बन जाता है, ये एक नया प्लांट हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ से काट लेते हैं वैसे ही एक नया प्लांट प्रोपेगेट हो चुका है। तो इस प्रकार से लेयरिंग के माध्यम से भी हम लोग जो है प्रोपेगेशन करते हैं। सो हमारा अगला टॉपिक है ग्राफ्टिंग। तो जानते हैं कि ग्राफ्टिंग में क्या होता है। देखो यहाँ पे कहा जा रहा है, हियर टू प्लांट्स आर ज्वाइंड इन सच अ वे दैट दे ग्रो एज वन प्लांट। इट इज डन बिटवीन टू क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। दस वी कैन डिफाइन ग्राफ्टिंग एज। तो देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ दो प्लांट्स को, यानी कि ग्राफ्टिंग के अंदर में जब हम लोग दो प्लांट्स को इस प्रकार से ज्वाइन करते हैं कि वो जो है एक प्लांट के रूप में ग्रो करें। ठीक है, अब ध्यान दो कि ये जो प्रक्रिया है ग्राफ्टिंग का, ये दो ठो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स के अंदर में किया जाता है, यानी कि बहुत ही घनिष्ठ संबंधी जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर में ये किया जाता है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग, जिसमें कि दो प्लांट्स को इस तरीके से ग्रो कराया जाता है, आपस में ज्वाइन किया जाता है कि वो जो है एक प्लांट के रूप में ग्रो करें। तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम लोग ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो इस प्रकार से ग्राफ्टिंग का डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं कि ग्राफ्टिंग का जो हम लोग डेफिनेशन क्या देंगे। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ पे ग्राफ्टिंग का डेफिनेशन मैं पढ़ के भी सुना दे रहा हूँ। A method in which the stem cut of two different plants are joined together in such a way that the two stems join and grow as a single plant। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक ऐसा मेथड जिसमें कि दो स्टेम अलग अलग प्लांट्स के काट लिए जाते हैं, और काटने के बाद से उनको आपस में जोड़ लिया जाता है इस प्रकार से कि दोनों ही स्टेम जो है ज्वाइन होकर के एक सिंगल प्लांट के रूप में ग्रो करें। तो इसी प्रकार के रिप्रोडक्शन के प्रक्रिया को हम लोग ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो अब जानते हैं ग्राफ्टिंग के बारे में कि ये कैसे होता है और ये एक्चुअली क्या होता है। तो देखो इसमें कहा जा रहा है the new plant formed by this method will have the characteristic of both the plants. The stem cut of one of the plant has roots and the another plant doesn't have roots. The one with roots is called a stalk and the other is called scion. The stalk is lower part of the plant and the scion is the upper part of the plant. तो देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि नया जो प्लांट होता है, एक सेकेंड, यहाँ पे कहा जा रहा है कि नया जो प्लांट होता है जो कि इस मेथड के जरिए जो है आपका प्रोपेगेट किया जाता है, बना होता है, उत्पन्न होता है, उसके अंदर में जिन दो प्लांट्स का उपयोग करके ये जो है ग्राफ्टिंग का मेथड किया जाता है, उन दोनों का ही कैरेक्टरिस्टिक इसमें होता है। अब देखो इसमें क्या होता है कि एक प्लांट से जो है आपका रूट वाले स्टेम को काट लिया जाता है, और दूसरा जो प्लांट होता है उसमें बिना रूट वाले स्टेम को जो है काट लिया जाता है। तो अब ध्यान दो कि जिस स्टेम में जो है रूट होता है उसको हम लोग स्टॉक कहते हैं, और जिसमें रूट नहीं होता उसको हम लोग साइयन कहते हैं। स्टॉक जो होता है वो प्लांट का नीचे का हिस्सा होता है, जबकि जो साइयन होता है वो आपका प्लांट का अपर पार्ट होता है, ऊपर का भाग होता है। अब देखते हैं इस मेथड में जो है क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे होता है। तो देखो इस मेथड में स्टेम जो होता है वो साइयन से रिमूव कर दिया जाता है। एक सेकेंड रुक जाओ।
चलो, तो जैसा कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन दिस मेथड द स्टेम इज रिमूव्ड फ्रॉम द सायन बाय मेकिंग स्लैंटिंग कट, देन द स्टॉक इज ऑल्सो कट, द सायन इज देन प्लेस्ड ओवर द स्टॉक, फीटेड टुगेदर एंड tightly bound with a piece of cloth. This arrangement is covered with a polythene sheet to prevent from harmful infection by organisms like fungi and bacteria. Also prevent loss of water and plant sap from the cut end. Loss of water and plant sap from the cut make sure that cambium region of the scion is in contact with the cambium region of the stalk, as cambium is responsible for the growth. After some days the cut heals and these two plants grow together and become one plant. The scion produce original flowers, leaves, etc. But obtain water, minerals, etc. from the stalk chosen. Thus fruits will have characteristic of both the plants. तो देखो इस मेथड के अंदर में, इस प्रक्रिया के अंदर में ये कहा जा रहा है कि इसमें हम क्या करते हैं कि जो सायन वाला पार्ट होता है उसमें से स्टेम को जो हम लोग रिमूव कर लेते हैं, यानी कि स्टेम के कुछ भाग को हम लोग रिमूव करते हैं और उसको जो है स्लेंटिंग कट बना लेते हैं, यानी कि तिरछा एक कट हम लोग तैयार करते हैं। और उसके बाद से क्या करते हैं कि स्टॉक जो होता है उसको भी हम लोग कट करते हैं और उसको भी जो हम लोग स्लेंटिंग कट तैयार कर लेते हैं, बना लेते हैं। और उसके बाद से क्या करते हैं कि जो सायन है उसको स्टॉक के ऊपर हम लोग फिट कर देते हैं एक दूसरे के साथ में, और फिर क्या करते हैं एक कपड़े के टुकड़े के माध्यम से हम लोग उसको टाइटली बाउंड कर लेते हैं, यानी कि जो है उसको काफ़ी टाइट बांध लेते हैं, सख्त उसको जो है बांध लेते हैं। और ये जो अरेंजमेंट है इसको हम लोग ऊपर से क्या करते हैं कि पॉलीथीन की एक सीट से जो है कवर कर देते हैं, ताकि हार्मफुल ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंगाई हैं, बैक्टीरिया हैं, वो सभी जो है अंदर जाकर के इन्फेक्शन ना फैला दें। और साथ ही साथ जो है इससे ये भी होगा कि जो वाटर है इसका लॉस नहीं होगा। साथ ही साथ जो प्लांट के अंदर में प्लांट सैप होता है वो भी जो है कट वाले इंड से, जो कि सायन का और स्टॉक का है, वहाँ से जो है लॉस नहीं हो, बाहर में नहीं निकले। अब हमें ध्यान देना है इसमें ये भी कि जो कैम्बियम है, यानी कि जो सायन का जो कैम्बियम वाला रीजन है वो स्टॉक के कैम्बियम वाले रीजन से जो है कांटेक्ट में हो, ये बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये जो कैम्बियम होता है ये आपका जो है पौधे के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसलिए दोनों का, सायन और जो स्टॉक है, उन दोनों के कैम्बियम रीजन का जो है आपस में इन कांटेक्ट में होना जो है बहुत ज़रूरी है, ताकि जो उसका ग्रोथ हो सके। और कुछ दिनों के बाद से हम क्या करते हैं कि जो हमने बाहर से जो लेयर लगाया हुआ था, कवर लगाया हुआ था, उन सबको हटा लेते हैं और इस प्रकार से ये जो दो ठो प्लांट्स हैं ये ग्रो करते हैं और फिर जो है ये एक प्लांट के रूप में बदल जाते हैं। और फिर क्या होता है कि जो सायन है, जो सायन है वो जो है ओरिजिनल फ्लावर्स और लीफ को जो है आपका प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो आपका वाटर एंड मिनरल्स को जो है जो स्टॉक वाला पार्ट होता है वहाँ से लेता है, जिसको कि हमने चुना हुआ था। और इस प्रकार से जो उसमें फ्लावर्स एंड फ्रूट्स लगेंगे उनमें जो है दोनों ही प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक होंगे। स्टॉक का भी कैरेक्टरिस्टिक होगा और सायन का भी कैरेक्टरिस्टिक होगा। द प्लांट सच एज एप्पल, पीच, पियर, पाइनएप्पल, ग्रेप, लाइम, लेमन, स्वीट, ऑरेंज एट्सेट्रा आर ग्राफ्टेड। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसे कुछ प्लांट जैसे कि एप्पल हो गया, एक मिनट, कुछ दिक्कतें हैं। कुछ प्लांट्स जैसे कि एप्पल है, पीच है, पियर है, पाइनएप्पल है, ग्रेप है, लाइम है, लेमन है, स्वीट ऑरेंज है, ये सभी जो है ग्राफ्टिंग के द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। यानी कि इन सब का प्लांट जो है वो आपका ग्राफ्टिंग के माध्यम से ही तैयार होता है। जैसे कि आप देख सकते हो किस प्रकार से ये प्रिपेयर किया जाता है। तो देखो हमने क्या किया, सबसे पहले जो है एक सायन लिया हुआ और एक स्टॉक लिया हुआ। तो स्टॉक को जो है कैसे तैयार करना है, इसमें देख सकते हो कि जो स्टॉक वाला पार्ट है इसमें
क्या किया जा रहा है कि जो ऊपर का पार्ट है उसको पहले हम स्लेंटिंग कट कर लिए, उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हो बीच से कट किया जा रहा है, और जो आपका साइन है उसको भी देख सकते हो कि उसको भी स्लेंटिंग यहाँ पे किया जा रहा है दोनों ही तरफ से। और इसके बाद से थर्ड स्टेप देखते हैं कि थर्ड स्टेप में क्या होगा। तो थर्ड स्टेप में आप देख सकते हो कि जो आपका स्टॉक एंड साइन है इन दोनों को जो है इंटरलॉक किया जा रहा है, एक दूसरे के अंदर में जो है फंसाया जा रहा है, और फंसाए जाने के बाद से उसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि कपड़ा के माध्यम से और टेप के माध्यम से चारों तरफ से जो है उसको एयर टाइट कर दे रहे हैं, ताकि उसके अंदर में जो है अंदर से बाहर की तरफ में सील सैप होता है, प्लांट सैप है या फिर वाटर है, उनका लॉस नहीं हो, और जो आपका इन्फेक्शियस जो भी क्या बोलते हैं जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे फंगाई हैं या फिर जो बैक्टीरिया है वो सभी जो है अंदर में प्रवेश नहीं करें। अब देखते हैं कि ग्राफ्टिंग का जो है क्या फायदा है, क्या एडवांटेजेस हैं। तो एडवांटेज नंबर 1 देखो, यहाँ पे कहा जा रहा है ग्राफ्टिंग कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस सीडलेस फ्रूट्स वेराइटी, यानी कि जो है हम लोग ग्राफ्टिंग का यूज कर सकते हैं बिना बीज वाले फ्रूट के वैरायटी को प्रोड्यूस करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए। दूसरा देखते हैं ग्राफ्टिंग कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन फ्रूट्स एंड फ्लावर्स ऑफ डिजायर कैरेक्टरिस्टिक एंड मोर वेराइटीज। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि डिजायर यानी कि जो है अपने इच्छा के अनुसार कैरेक्टरिस्टिक वाले, और या फिर कह सकते हैं बहुत सारे वेराइटी वाले फ्लावर्स और फ्रूट को पाने के लिए हम लोग ग्राफ्टिंग का उपयोग कर सकते हैं। थर्ड इसका एडवांटेज है ग्राफ्टिंग गिव्स क्विकर एंड बेटर यील्ड, यानी कि जो है ग्राफ्टिंग जो प्रक्रिया है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, ये जो है बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा अच्छे आपके जो है यील्ड दे सकता है, उपज दे सकता है। तो ये जो है कुछ एडवांटेजेस हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ और भी एडवांटेजेस के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के एडवांटेजेस के बारे में, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का क्या क्या फायदा है। तो पहला फायदा जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, मैनी सीडलेट प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का उपयोग करके हम लोग बहुत सारे बिना सीड वाले पौधों का हम लोग उत्पत्ति कर सकते हैं, यानी कि जो उनको हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं, उनको हम लोग उगा सकते हैं। दूसरा देखते हैं मैनी प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ओनली वन पेरेंट, यानी कि बहुत सारे प्लांट्स को जो है हम लोग एक ही पेरेंट से प्रोड्यूस कर सकते हैं। तीसरा है यहाँ पे द प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय आर्टिफिशियल मेथड रिक्वायर लेस केयर इन देयर अर्ली ईयर्स। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, द प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय आर्टिफिशियल मेथड रिक्वायर लेस केयर ऑफ इन द अर्ली ईयर्स। देखो यहाँ पे तीसरा फायदा है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का कि शुरुआत का जो समय होता है उसमें जो है हम लोगों को प्लांट्स का कम केयर करना पड़ता है, उतना केयर नहीं करना पड़ता है जितना कि हम लोग एक नॉर्मल तरीके से, यानी कि जो हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए प्लांट्स को ग्रो कराते हैं, यानी कि सीड के जरिए हम लोग जिस प्रकार से पौधों को उगाते हैं उस प्रकार से हमें केयर नहीं करना पड़ता है। मैं समझाता हूँ किस प्रकार से। देखो, जब आप खेतों में एक सीड को डालते हो तो सीड को कोई पक्षी जो है नहीं खा जाए, कोई जो है आपका पेस्ट नहीं खा जाए, जैसे चूहा हो गया, दूसरे की जो आपके बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो कि इधर उधर रेंडरिंग करते हैं, घूमते रहते हैं, जैसे कि नीलगाय हो गया, ठीक है। तो ये सब जो है सीडों को खा जाते हैं, कई बार प्लांटलेट्स निकलते हैं उनको खा जाते हैं। तो शुरुआत के समय में जो है बहुत सारा हमें टेक केयर करना पड़ता है उन सभी सीडों का, उन सभी प्लांटलेट्स का। तो चूंकि हम लोग यहाँ पे जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर में क्या करते हैं कि लीफ से या फिर स्टेम के माध्यम से या फिर अलग अलग जो मैंने अभी तरीका बताया बहुत सारा, तो उनके माध्यम से करते हैं। तो हमें जो है सीडों का उपयोग ही नहीं करना पड़ता है। तो उनको जो है सूखने से, उनको जो है सड़ने से, उनको जो है किसी दूसरे एनिमल के माध्यम से, पेस्ट के माध्यम से खाए जाने का जो डर रहता है, उनसे जो है बचाने का जो हमें एक्स्ट्रा एक्टिविटी करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, तो वो सभी जो है हमें नहीं करने पड़ते हैं। और ये जो है एक मेजर एडवांटेज है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। अब देखते हैं अगला। तो अगला वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एडवांटेज है द प्लांट्स बियर फ्रूट्स मच अर्लियर, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है कि जल्दी ही जो प्लांट होता है वो फ्रूट्स को बियर करता है एज कंपेयर टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय सीड। यानी कि मैंने यहाँ पे ये कहा
कि अगर हम सीड के माध्यम से पौधे को उगा रहे हैं और हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के माध्यम से पौधे को उगा रहे हैं, तो सीड जब तक ग्रो करेगा और एक छोटा प्लांट बनेगा तब तक जो है आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के माध्यम से जो है जो प्लांट होता है वो काफ़ी बड़ा हो चुका होगा सीड वाले पौधे के तुलना में। तो इस प्रकार से सीड वाला जो पौधा है उसको ग्रो करने में, जबकि मैच्योर होने में जो है काफ़ी टाइम लगेगा, तब तक ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के माध्यम से जो प्लांट उगाया गया होता है ये मैच्योर होकर के फल भी अपने अंदर में बियर कर चुका होगा। तो इस तरीके से ये अर्लियर मतलब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के माध्यम से जो हम लोग प्लांट ग्रो करते हैं वो अर्लियर फ्रूट को जो है बियर करता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो अगला है इट इज़ ईजी एंड चीपर, ईजी चीपर एंड क्विकर मेथड, यानी कि जो है इसका फ़ायदा ये भी है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वो आसान होता है, ये सस्ता भी होता है और ये जल्दी भी फ्रूट्स को, फ्लावर को जो है बियर करता है, उगाता है। सो अब देखते हैं अगला इसका एडवांटेजेस। तो अगला एडवांटेजेस यहाँ पे दिया हुआ है, इट इज़ हेल्पफुल इन प्रोपेगेशन ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स, यानी कि जो सजावटी पौधे होते हैं उन सभी के प्रोपेगेशन में जो है ये काफ़ी हेल्पफुल होता है, काफ़ी जो है ये मददगार साबित होता है। सो नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, एक मिनट, ओके। सो यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है, एनी डिजायर फीचर्स ऑफ द प्लांट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन न्यू प्लांट्स। तो इसमें यह भी फ़ायदा है कि हम लोग नए प्लांट्स में जिस फीचर का हम लोग जो है इच्छा रखते हैं उन सभी फीचर्स को जो है हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का उपयोग करके हम लोग ग्रो कर सकते हैं नए प्लांट्स के अंदर में। अब देखते हैं हम लोग डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के क्या क्या नुकसान हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सो पहला देखते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कॉजेज सेवरे कंपटीशन ड्यू टू ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। तो देखो इसमें क्या होता है, चूंकि आप तो ये जानते हो कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के माध्यम से हम पौधों को काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उगा सकते हैं। तो इसके द्वारा पौधों को उगाने से नुकसान ये होता है कि बहुत ज़्यादा पौधे उगते हैं खेतों के अंदर में, तो इस प्रकार से पौधों के अंदर में कंपटीशन हो जाता है, बहुत ही सख्त कंपटीशन हो जाता है। वो आपका जो है सनलाइट को लेकर के हो सकता है, वो आपका जो है न्यूट्रिएंट्स के लिए हो सकता है। तो ये एक नुकसान है। दूसरा देखते हैं, दूसरा है डिजीज कॉज्ड टू द पेरेंट प्लांट स्प्रेड टू द डाउटर प्लांट्स आल्सो। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का ये भी नुकसान है कि पेरेंट प्लांट को जो डिजीज होता है वो जो है आपका डाउटर प्लांट्स के अंदर में भी चला जाता है, क्योंकि पेरेंट प्लांट के बॉडी से ही आपका जो है डाउटर प्लांट्स उत्पन्न होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। तो इस प्रकार से पेरेंट प्लांट के डिजीज भी जो है आपके वो डाउटर प्लांट्स के अंदर में ट्रांसफर हो जाते हैं। तीसरा डिसएडवांटेजेस देखते हैं। तो तीसरा डिसएडवांटेज है, एज टाइम पासेज द वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड प्लांट्स लूज वाइगर। तो ये आपका तीसरा डिसएडवांटेज है कि जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे जो है वेजिटेटिवली जो प्लांट प्रोपेगेट किया होता है, ग्रो कराया गया होता है, वो जो है अपने विगर को लॉस कर जाता है। सो अब देखते हैं हम लोग अगला। तो अगला है अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स इन प्रेजेंट प्लांट्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि पेरेंट प्लांट में जो अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स होते हैं उनको जो है बाहर नहीं निकाला जा सकता है। तो ये एक डिसएडवांटेजेस है, एक दूसरा डिसएडवांटेजेस है। अब देखते हैं लास्ट डिसएडवांटेज, सिंस, एक सेकेंड देखो, चलो, सिंस देयर इज नो वेरिएशन द प्लांट कैन नॉट अडेप्ट टू चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे चूंकि ये बताया जा रहा है कि चूंकि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में कोई वेरिएशन नहीं होता है, इस वजह से इन्वायरमेंट में जो चेंजेज हो रहे हैं उन सब को प्लांट जो है, जो नए वाले प्लांट होते हैं वो एडेप्ट नहीं कर पाएंगे।
आज जो है आपने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में जाना कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है। उसके बाद आपने जाना कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दो प्रकार का होता है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। उसके बाद से आपने जाना कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से जो है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है और कौन कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। उसके बाद आपने जाना कि ग्राफ्टिंग का क्या फ़ायदा है। उसके बाद आपने जाना कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का क्या एडवांटेजेस है। साथ साथ आपने ये भी जाना कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का क्या डिसएडवांटेजेस है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारे फैक्ट्स आप लोगों को बढ़िया तरीके से मैं समझा पाया। सो थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को मैं बताऊँगा टिश्यू कल्चर के माध्यम से टिश्यू कल्चर के बारे में। सो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये सारे टॉपिक जो है मैं अच्छे तरीके से समझा पाया। थैंक यू वेरी मच अगेन एंड अगेन।